हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस सीखने वाले हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस सीखने के लिए आपको सबसे पहले लेजर अकाउंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लेजर अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं 31 मार्च को वही ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग एंट्री होने के बाद एंट्रीज आती है, जिसको हम रफ बैलेंस शीट भी कहते हैं। ट्रायल मतलब रफ और बैलेंस मतलब बैलेंस शीट का एक ट्रायल, कि कहीं कुछ रह गया है वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। आपकी कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। तो जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस भी होना चाहिए, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होता, मतलब या तो डेबिट साइड ज्यादा होती है या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। और ये गलतियां किस वजह से होती है कि हमने कोई एंट्री स्किप कर दी है, या कोई एंट्री 2 बार कर दी है, या एक डेबिट किया है क्रेडिट नहीं किया है, या क्रेडिट किया है डेबिट नहीं किया है, मतलब कुछ ना कुछ हम भूल गए हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, तो उन सब चीजों की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये लेजर बैलेंस पता करना पड़ेगा। जैसे कि ये मैंने अप्रैल मंथ का बनाया था उस जर्नल एंट्रीज के हिसाब से। तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्या लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 1 मई का लिखा है, 1 मई 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,600। वैसे ही मतलब ये यहाँ डेबिट साइड पे आया है। अब देखिए 30 अप्रैल को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था 57,600, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब यहाँ इसका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में। तो यही चीज आपको 31 मार्च को आएगी। ये मंथली है इसलिए 30 अप्रैल बता रहा है। यही चीज जब 31 मार्च को आएगी, मतलब यहाँ पे 1 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन होगा और ये 31 यानी ईयर एंड, ये मंथ ओवर मंथ चलता रहेगा। जैसे ये अप्रैल का मैंने मई में ओपन किया है। फिर यहाँ पे ये देखो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में 20,000 डेबिट में है और क्रेडिट में किरण अकाउंट है, बराबर है, मतलब किरण डेबिट में क्रेडिट में है, सॉरी। और यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड ओपनिंग आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल, कैपिटल में भी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा क्योंकि कैश आया था और वही क्लोजिंग में रहेगा, क्योंकि कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, और विड्रॉ किया है तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे देखो 80,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट में कैश की एंट्री है, डेबिट में कुछ नहीं है क्लोजिंग बैलेंस के अलावा। तो ये हमने टैली करने के लिए किया है, और ये क्रेडिट के सामने हमने यहाँ पे ये डेबिट किया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो ऐसे ही सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस में लेने। परचेजेस है, रेंट, रेंट पेड होगा तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि हमने रेंट हमेशा भरना है। फिर क्रेडिटर होगा तो उसका क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। डेटर होगा तो डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये विकास जो है वो डेटर है, इसको हमने सेल किया था, तो ये हमारा डेटर हुआ। 55,000 का सेल किया था, उसके सामने उसने 25,000 कैश पे कर दिए, तो 30,000 अभी भी बाकी है। ठीक है, तो 30,000 का डेबिट बैलेंस शो करेगा। ओके, फिर ये सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट शो करेगा, क्योंकि क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये सेल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। फर्नीचर एसेट है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट साइड ज्यादा आएगा। डेबिट बैलेंस मतलब हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आती है। तो अब इन चीजों को ट्रायल बैलेंस पे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बता दिया है। अब ये इस तरह से शो करेगा, आपको 31 मार्च पे बनाना होगा जब ईयर खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ये लेजर अकाउंट बताया था, वो हालांकि अप्रैल महीने का था, लेकिन वही सेम चीज मार्च तक चलती रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये जो लेजर बैलेंसेस बनाए हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस करके दिखाती हूँ। जैसे कैश का डेबिट बैलेंस शो रहा था 57,600, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी, लेजर में डेबिट साइड ज्यादा होगी, तो 57,600 600। ठीक है, फिर बैंक में क्या था, बैंक में क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो आपको बैंक बैंक लिखना है। बैंक क्रेडिट बैलेंस में कितना, 20,000। ठीक है, फिर कैपिटल
में भी क्रेडिट बैलेंस आएगा 80,000 कैपिटल अकाउंट। अकाउंट में जो साइड ज्यादा है उस साइड का बैलेंस आएगा, उस साइड का आपको लिखना है। जो रेंट हमेशा डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 2000 बराबर। फिर परचेजेस भी हमेशा डेबिट आएगा क्योंकि परचेज हमेशा खर्चा होता है। परचेज अकाउंट 40,000 है, 40,000। फिर है किरण अकाउंट, तो किरण अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर होगा, किरण से हमने परचेज किया होगा, तो किरण अकाउंट किया था उसमें से 20,000 पेमेंट कर दिया है। फिर विकास डेटर है, तो विकास यहाँ पे आएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि क्रेडिटर क्रेडिट में आता है, डेटर डेबिट में आता है, ठीक है। 30,000। फिर सेल्स, परचेज अगर डेबिट में आता है तो सेल्स क्रेडिट में आता है, और उसका उल्टा परचेज अगर डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है। सेल्स अगर क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है। ओके, तो सेल्स अकाउंट में कितना है 55,000। फिर है फर्नीचर अकाउंट, तो जो भी एसेट होगा वो भी हमेशा डेबिट में आएगा। फर्नीचर अकाउंट 30,000। देखिए जो काम बहुत मैसी है तो आपका इससे भी गंदा होने वाला है, क्योंकि मेरा इसलिए गंदा हुआ है क्योंकि मैं पूरे पेज आपको घुमा के बताती तो वीडियो ब्लर हो जाता, इसलिए मैंने इतने प्लेस में सब डालने की कोशिश की है कि सारी एंट्रीज में एक ही ये 2 पेज पे कर सकूं, ताकि एक ही वीडियो में बिना पेज घुमाए मैं आपको पूरी तरह से समझा सकूं। तो आपको अगर ये मेरा मैसी काम लगता है तो आपका इससे भी गंदा होने वाला है, क्योंकि आपको तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। हम प्रैक्टिस करने वाले लोगों की ये हालत है, तो आप सोचो। फिर इनपुट जीएसटी तो होगा क्योंकि जीएसटी हमने कुछ खरीदने में जीएसटी ब्रेक किया है 700 इनपुट, ये सीजीएसटी था, एसजीएसटी वो भी 2700। ओके, फिर आता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, सैलरी है 5,000। तो देखिए यहाँ पे सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अभी सपोज ये अगर टैली नहीं होता है, टैली होना मतलब सारे डेबिट साइड और सारे क्रेडिट साइड इक्वल आने चाहिए, तो ये अगर टैली नहीं होता है तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। तो यहाँ पे 1,20,1,75 ये साइड का हो गया 175। अब इस आपको इस कैसे करना है, देख ये सारे देखो यूनिट्स और टेंस में तो 0 0 था, अब हंड्रेड में 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20, तो 2 कैरी 1000 के प्लेस पे 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 13 15 20, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 17, 1,70,000। यहाँ पे कितना हो रहा था 175, मतलब यहाँ पे कोई 5,000 का मिसिंग हुआ है, शायद ये 5,000 रह गया है एड अप करना। मैं कैलकुलेटर में एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। अगर 5,000 रह गया है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ की है टोटल करने में या तो लिखने में। 57,600 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 प्लस 5,000, मतलब 170 राइट है।
1,70,000 राइट है, मतलब डेबिट साइड पे कुछ तो मिसिंग हो रहा है। मुझे मेरी मिस्टेक मिल गई है। ये जो कैश बैलेंस था उसमें मैंने 5,000 डबल बार माइनस कर दिया था। यहाँ पे 62 है, मतलब मैंने जो सैलरी पे की है वो डबल बार माइनस कर दिया था, इसलिए मेरा कैश का बैलेंस 57,600 आ रहा था, जो कि मैंने लेजर में भी 57,600 बताया है। तो देखो मैं एकदम जेन्युइनली सम सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए आपके सामने मेरी मिस्टेक्स आ रही है। मैं कोई मतलब प्री प्लानिंग से या ऐसे करके नहीं कर रही हूँ। प्री प्लानिंग से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के प्री प्लानिंग नहीं करती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती है। अगर मुझसे हो सकती है तो आपसे भी मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत 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 ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी यहाँ करना आना चाहिए कि मतलब पहले ढूंढो। मैंने वीडियो पॉज करके मेरा ढूंढा कि कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ मतलब कैलकुलेशन में कहाँ गलती की है, तो मुझे पता चला कि कैश बैलेंस में गलती है। बाकी सब में सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन थे, लेकिन कैश बैलेंस में ज्यादा ट्रांजेक्शन थे और मैंने विदाउट कैलकुलेटर किया था, तो उसमें 5,000 डबल बार डिडक्ट कर दिया था, इसलिए मेरा 5,000 इसमें कम आ रहा था। 57,600 आ रहा था, लेकिन 62,600 है। तो उस हिसाब से दोनों साइड का 1,75,000 टोटल आता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी, क्योंकि आपको भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो सेम मिस्टेक आपके साथ में भी हो सकती है। तो इसी के साथ ये ट्रायल बैलेंस का वीडियो है। इसके बाद हम मिलेंगे फाइनल अकाउंट्स के वीडियो में। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा कि फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया होगा, मतलब ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपको बाइफर्केशन आना चाहिए। मतलब कि जैसे कैश अकाउंट है तो फाइनल अकाउंट्स में कैश कहाँ जाएगा, रेंट कहाँ जाएगा, परचेजेस कहाँ जाएगा, सेल्स कहाँ जाएगा, डेटर्स का अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, ट्रेडिंग में क्या आएगा। प्लस दूसरी बात ये कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, मैं फाइनल अकाउंट्स के वीडियो में भी सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये 31 मार्च को हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, मतलब बिजनेस बंद नहीं होता, यार खत्म हो गया, हम सारे बुक्स को क्लोज करके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, सारे अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें सब कुछ वाइंड अप करके नेक्स्ट ईयर लेके जाना है, लेकिन वो सिर्फ बुक में होता है। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली सब कुछ जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि समझो कि हम हमारे पास 31, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज आपको बता रही हूँ, 31 मार्च के 11 बजे तक का आपके पास रिकॉर्ड है। 1 अप्रैल हो गई, 2 अप्रैल हो गई, 3 अप्रैल हो गई, लेकिन जो 31 मार्च के ट्रांजेक्शन है वो उसके इंटीमेशन आपको 1 अप्रैल के बाद अगर मिलते हैं तो आप क्या करोगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अकाउंट में कटिंग नहीं होता, आप वहां पे मतलब अब वापस आप कितना करोगे, आपने लेजर बंद कर दिया है, ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया है, और रफ मतलब फाइनल अकाउंट्स बना के पेपर सारे सीए को सबमिट कर दिए, तो वो सीए करेगा, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वो सब सीए करता है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है, तो छोटा बिजनेस है तो प्रोप्राइटर खुद करता है, सोल प्रोप्राइटर, लेकिन उसमें भी वो कितना चेंजेस करेगा। अगर वो कंप्यूटर में कर रहा है, टैली में कर रहा है, तो फिर भी एक बार के लिए वो एडिट करके कर सकता है, लेकिन वंस यू हैव क्लोज द बुक्स एंड बैलेंसेस आप लेकर गए नेक्स्ट ईयर, उसके बाद में एंट्रीज कोई हुई है, मतलब एंट्रीज तो तभी हो गई थी, सॉरी ट्रांजेक्शन तो तभी हो गए थे, लेकिन आपको पता नहीं था, आपको पता चला अप्रैल के 4-5 तारीख को, तो आप क्या करोगे। तो वो ट्रांजेक्शन भी मार्च के हैं तो मार्च में लिखने पड़ेंगे, मार्च की एंट्री में बताने पड़ेंगे, तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करेंगे।
मतलब ये ट्रायल बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, ये बना दिया, ट्रायल बैलेंस हो गया, मतलब आपका लेजर क्लोज हो गया, लेजर के बुक्स आपने क्लोज कर दी। अब जो भी होगा वो 1 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल से रीस्टार्ट होगा, नई एंट्री, नया साल, सब कुछ नया। लेकिन पुराने साल के जो बाकी के ट्रांजेक्शन है उसका क्या, वो तो लिखने पड़ेंगे। कुछ भी XYZ परचेज हुआ, सेल्स हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कुछ इंटरेस्ट मिला 31 मार्च का आपको, पता है सेविंग्स में, अगर आप सेविंग्स अकाउंट मेंटेन कर दे तो आपको 3-3 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आपको अप्रैल में मिला या मई में मिला, तो वो इंटरेस्ट तो मार्च का है ना, तो उसको आप क्या करोगे, मतलब आउटस्टैंडिंग आपको पता है आने वाला है, लेकिन आपने एंट्री नहीं की, आने वाला है वो पता है, सैलरी पे करनी है वो पता है, रेंट पे करनी है वो पता है, मतलब वो सब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बाकी है, मार्च का है तो मार्च के बुक्स में लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लिखना भूल गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जिसमें जिसका इफेक्ट आता है वो, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्यों, क्योंकि उन एंट्रीज को भी हमें ये 31 मार्च के साथ एडजस्ट करना है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर पता चल गया तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी एक और बात समझो आप, कि उन एंट्रीज का, सॉरी, उन ट्रांजेक्शन की एंट्रीज ही नहीं हुई। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है, मतलब जैसे कैश क्या है तो एसेट है, तो आपको उसको बैलेंस शीट में लिखना है, मतलब ये सब कुछ करने के बाद का लास्ट है, ये सिर्फ हम शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के बुक्स में। तो कैश अकाउंट कहाँ आएगा, तो एसेट में आएगा, रेंट अकाउंट कहाँ आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में, परचेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में, विकास कहाँ आएगा, डेटर्स में, फर्नीचर कहाँ आएगा, एसेट्स में। इस तरह से मतलब हर एक की जगह है और हर एक का सब कुछ हो गया है, हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज दे रहे हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट की बात हो रही है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अभी तक, हमने कुछ नहीं किया है, ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है, मतलब जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं किया है, वो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी, सारे एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री आएगी, मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। गॉट इट। जैसे लेजर में हमने दोनों पोस्टिंग किया था, कैश टू कैपिटल, तो कैश यहाँ पे आया, कैपिटल यहाँ पे आया, फिर रेंट पे किया तो रेंट यहाँ पे आया, तो रेंट यहाँ पे आया, लेकिन कैश में से माइनस हुआ। गॉट इट। अब आप बोलोगे रेंट भी डेबिट है, कैश भी डेबिट है, लेकिन कैश में से माइनस हुआ, तो जब डेबिट वाली इफेक्ट में, डेबिट वाली आइटम में माइनस करते तो क्रेडिट इफेक्ट होता है। गॉट इट। तो अभी एडजस्टमेंट की जो भी एंट्रीज है, मैं आपको जब फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा ना तब सारी एक एक एंट्री समझाऊंगी, लेकिन वो सारी चीजें आपको बुक्स में मतलब करके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वो तीनों चीजें बोर्ड पर नहीं आ सकती, मैं कितना, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, और स्मार्ट बोर्ड भी होता तो मैं कितने बार ऐसे स्क्रॉल करूंगी, तो वो मैं आपको सब बुक्स में करके बताऊंगी टाइडी वे में। ओके, वो मेस्ड अप नहीं होगा, क्योंकि वो मैं पहले से बना के रखूंगी, या तो मैं अच्छे से जगह छोड़ के, वो ये लेजर सिखाने के लिए आपको 2 पेज पे बताया था, अब मैं यहाँ पे ऐसे पेज घुमाते घुमाते आपको बताते जाऊंगी। यहाँ पे सारी एंट्रीज होने के बाद में हमने लिखा है एडजस्टमेंट में एंट्री करनी बाकी है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट होता जाएगा, सबकी डबल एंट्री होगी, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद में आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और सब करने के बाद में आपकी जो बैलेंस शीट है, फाइनल बैलेंस शीट, ये कच्ची वाली है, रफ बैलेंस शीट है, वो पक्की वाली होगी, तो पक्की वाली में आपका बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो वो नहीं चलता है। एक और बात, सपोज यहाँ पे मुझे मेरी मिस्टेक मिल गई, अगर मतलब छोटे 1 ही महीने का ट्रांजेक्शन था तो मुझे मिल गया, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे से गलती हुई। सपोज मुझे वो गलती ना मिले तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे 1,75,000 आ रहा था, यहाँ पे 1,70,000 आ रहा था, तो 5,000 का क्या, अगर मुझे मेरी मिस्टेक नहीं मिलती है, मुझे ढूंढना नहीं आता, या मुझे अकाउंट्स ही नहीं आता सपोज, तो उसका क्या क्या करेंगे हम, मतलब हम सीए को बोलने के भाई तू ढूंढ, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी गलती कहाँ, तो सीए क्या करेगा फिलहाल के लिए, मतलब जब तक गलती नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे आप दोनों साइड पे अलग अलग अमाउंट नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे 170, यहाँ पे 175 ऐसे नहीं लिख सकते,
दोनों साइड सेम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती नहीं मिलती है तो आपको लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। वो सस्पेंस चलता रहेगा, सस्पेंस थ्रिलर चलेगा जब तक वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती, मतलब गलती मिल नहीं जाती तब तक वो सस्पेंस अकाउंट शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर गलती नहीं मिलती है, गलती मिल जाती है तो उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। वो रेक्टिफिकेशन एक अलग टॉपिक है, वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगी। अगर किसी को नहीं समझ में आता, किसी को सीखना है तो आप मुझे बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोगों को सीखना है तो मैं पक्का उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन रेक्टिफाई मतलब करेक्शन, अपनी गलती को सुधारना, दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो उसका भी टॉपिक है 11th में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, वहां पे अगर आपको गलती मिल जाती है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लो और सब कुछ सेटल कर लो। लेकिन अगर गलती सब करने के बाद में भी गलती नहीं मिलती है तो जो बैलेंस है वो डाल दो सस्पेंस में। जब मिलेगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सस्पेंस चलता रहेगा। गॉट इट? सो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर फाइनल अकाउंट्स। बाय।